वेलकम टू स्टडी क्लाउड। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। पहला प्रश्न है इसमें, पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? उप दीवान बनाया गया था राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बक्सर के युद्ध में नेतृत्व करता थे मुनरो। बंगाल की एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी बंगाल में? मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। सबसे पहले कौन सी घटना होती है इसमें से? नादिर शाह का आक्रमण होता है, या पलासी का युद्ध, या पानीपत का तृतीय युद्ध, या बक्सर का युद्ध? सबसे पहले इसमें होता है नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। इसके बाद होता है पलासी का युद्ध 1757 में। इसके बाद होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और लास्ट में होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। सबसे पहले होता है नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच विशेषज्ञ की मदद से। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? महाराजा जयसिंह ने। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? कौन सा युद्ध? वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो लड़ा गया, इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? यह किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लीटन। 1 जनवरी 1877 को प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक का था। दूसरी बार दिल्ली दरबार होता है 1903 में, उस समय वायसराय कर्जन था। तीसरी बार दिल्ली दरबार होता है 1911 में, और इस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? लॉर्ड क्लाइव। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया 1760 में वांडीवास का युद्ध। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। यहाँ नहीं दिया गया है कोचीन, ऑप्शन ई। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था, ऑप्शन बी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1612 में सूरत में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ? ये हुआ था सारण क्षेत्र में। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ। निम्न में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला पराजित हुआ था पलासी के युद्ध में। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी। नेक्स्ट है,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला प्रश्न है इस टॉपिक में, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन सी। निम्न में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 में आधुनिक तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ की गई थी। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा यह मांग किया गया था। ऑप्शन डी। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? सबसे भयंकर अकाल पड़ा 1876 से 1878 के दौरान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। क्या समाहित थे उसमें? इसमें ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन भी शामिल थे। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार। इनमें ऑप्शन ई जो है हमारा सही उत्तर होगा, 1 से अधिक। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेज या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर रहे ब्रिटानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देसी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। कौन सी प्रथा है ये? रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार वर्ग ने। निम्न में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1853 में बंबई से ठाणे पहली बार रेलवे चली थी। प्रथम रेल लाइन वहां पे भारत में चली। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसका कथन था? सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये कहा गया था रजनी पामदत्त के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।